14 मार्क्स का इक्वेशन है, बड़े सारे रूल्स इसमें भी रिवाइज हो जाएंगे। हमें बोला गया कि मिस्टर वसीम एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 52 इयर्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं टू वेरियस कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। हमें उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन पढ़ते ही सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़नी है। हमें बोला गया कि आप इनकम कंप्यूट करो अंडर प्रॉपर हेड्स ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर वसीम फॉर असेसमेंट एट 25-26, assuming that he has opted to pay tax under section 115 BAC। मुझे क्वेश्चन सिर्फ किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। एंड टैक्स पेबल कितना है ये हमें निकालना है, तो हमें सिर्फ 2 ही शीट्स बनानी पड़ेगी। बट एक और भी चीज चेक कर लेते हैं, साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि क्या ये 44 ADA के लिए एलिजिबल है। पिछले क्वेश्चन में तो रिटेल ट्रेडर था, तो 44 ADA अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे वो क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना पड़ेगा, 44 ADA, क्योंकि उन्होंने ये तो बोल दिया कि न्यू स्कीम करनी है, पर उन्होंने अभी भी ये थोड़ी बोला कि नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करना है। वो तो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रोविजंस एंड प्रिजम्पटिव टैक्स दोनों में से कौन सी क्लाइंट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। चाहे क्वेश्चन में मुझे नहीं बोलना, पर मुझे फिर भी प्लानिंग करनी है, उसका टैक्स ऑप्टिमाइज करना। समझ आइए सबको बात। तो अब 44 ADA के लिए हमने क्या रूल याद किया होगा, 50 लाख तक तो सब लोग एलिजिबल है। 50 लाख का 50% क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। बट अगर किसी की ग्रॉस रिसीट्स, प्रोफेशनल रिसीट्स अप टू 75 लाख है और 95% रिसीट्स बैंक में है, तो उसे भी अलाउ कर देते हैं 44 ADA। यही लिखा हुआ है ना हमने, 50 लाख और 75 लाख। उन्होंने हमें क्या बोला कि उसकी रिसीट्स कितनी है, तो 50 लाख से ज्यादा है। पिछले साल उसकी रिसीट्स कितनी थी, 75 लाख। प्रीवियस ईयर की रिसीट्स हमें देखनी होती है। अब हम देख लेते हैं, हमें कहीं पे बताया गया कि पैसे कितने बैंक में आया, कैसे नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें बताया ही नहीं है। तो अब हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। 44 ADA अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन। आप लोगों को मैं अप्रोच भी समझाना चाहती थी कल लास्ट क्लास और इस क्लास से, कि एक्चुअली फर्स्ट 14 मार्क्स के क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना। एक्चुअल में इनकम टैक्स ऐसे क्वेश्चन से समझ आते। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट बताई गई, कहते हैं एम्प्लॉय की रेम्युनरेशन में 3 लाख रुपीज उसने अपने वाइफ को दी है, मीना को, जो कि एक मैनेजर की तरह जॉब कर रही है। उसके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और experience required for the job. The payment of salary was as per market rates in comparison to similar work profile. क्या करें? और कुछ भी दिमाग में आ रहा है? कल के टेस्ट की तैयारी है? क्लबिंग किस किसने पढ़ लिया? तो टेस्ट से एक दिन पहले की तैयारी करते हैं, फिर मुझे हफ्ता पहले बताना ही नहीं चाहिए टेस्ट का, अगर तुमने 1-2 घंटे पहले ही पढ़ के टेस्ट देना। तो किसी के दिमाग में क्लबिंग वाला रूल आ रहा है? अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो या जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो आपकी कंपनी है या जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर वहां से आपके स्पाउस को कोई भी इनकम अर्न हो रही है और उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगी, चाहे जैसे मर्जी कर, चाहे इसकी बिजनेस का एक्सपेंस डिसअलाउ कर दो, चाहे क्लबिंग का रूल लिख दो, अल्टीमेटली इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर वसीम। ठीक है, ज्यादा फायदा किसमें है, एक्सपेंस डिसअलाउ करने में, कि पहले एक्सपेंस अलाउ कर दो बाद में क्लबिंग करने में। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर आप क्लबिंग करोगे तो क्लबिंग सेम हेड में होती है, जिस हेड में उसकी इनकम बनेगी उसी हेड में हमारी इनकम बनेगी। अगर हमने एक्सपेंस अलाउ कर दिया, पीजीबीपी कम आ गया, 3 लाख की अब सैलरी बनेगी, पर सैलरी में 75,000 की क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब उन्होंने ये लाइन लिख दी कि उसके पास कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और साथ में ये भी लिख दिया कि सैलरी एज पर मार्केट रेट है। वो सच में ये चेक करना चाहता है कि तुम इस लेवल तक दिमाग लगा रहे हो कि नहीं, कि पीजीबीपी में जाना चाहिए कि क्लबिंग में जाना चाहिए। अगर वो ये दोनों लाइनें नहीं लिखते
तो तुम जो मर्जी कर देते वो ठीक था, पर उन्होंने दो चीजें क्या लिखी, पहली बात लिखी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब क्लबिंग पक्का हो। फिर कहते कि जो सैलरी है वो मार्केट रेट के तो बराबर है, 48 में तो कब जाता है जब आर्म लेंथ से ज्यादा की पेमेंट हो। समझ आई ना बात? आगे देखो, मिस्टर बसीन के पास दो घर हैं, दो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। यूनिट वन इसमें 50% एरिया है, उसे लेट आउट किया गया है, मंथली रेंट है 20,000 पूरे साल का। यूनिट टू विद द बैलेंस 50% उसे वो यूज करते हैं अपने घर के लिए भी प्लस ऑफिस के लिए। अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस हमें ये इंफॉर्मेशन दे। रेट्स एंड टैक्सेस में 10,000 का टैक्स घर का है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इंटरेस्ट पे किया है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइनल। क्या आप कौन सा सेक्शन दिमाग में आ रहा है फोर्थ पॉइंट से? बिल्कुल ठीक है, फाइटर सेक्शन आएगा। तो एक तो पहले तो पूरा इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं है, 50% इंटरेस्ट बिजनेस का है, 50% इंटरेस्ट घर में। जो घर का है वो तो घर में डील हो जाएगा, जो 50% बिजनेस का है उस वो भी डिसअलाउ हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेक्शन 43 बी। Based on the actual rent received for unit 1, Mr. Bhasin ने 2,40,000 का notional rent लिख दिया, सेक्शन 37 में disallowed हो जाएगा। Expense on insurance premium of 72,000 represents health insurance premium paid by Mr. Bhasin for 3 years with effect from this to this, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और दो बच्चों के लिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट पेज एक्से पे थी क्या? हाँ वैसे तो 80D मेडिकल इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस होता है सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, मेडिकल इंश्योरेंस होता है सेल्फ स्पाउस पेरेंट्स। पर ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन ही न्यू स्कीम क्या है, तो ये तो ऐसे ही दिया है, कुछ भी नहीं करना इसका। एक्सपेंसेस ऑन प्रोफेशनल टैक्स में 1,00,000 रुपीज उन्होंने पे किए हैं मिस्टर रौनक को, एक इंडियन रेजिडेंट को, जिसके ऊपर के वो टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए। देयर वाज ओनली वन ब्लॉक, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ गई। उन्होंने एक लोन लिया है हायर एजुकेशन ऑफ सन, उसमें से ये अमाउंट रीपे कर दी, अमाउंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 80E को भी क्या करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। एक बार पीएनएल भी स्टडी करो, देखो इनकम कौन कौन से हेड की बनती है। हमारे पास एक तो पीजीपी की इनकम आ रही है, उसके अलावा सेविंग्स बैंक अकाउंट, अदर सोर्सेज की इनकम आएगी, लॉटरी, अदर सोर्सेज की इनकम आएगी, एंड रेंट रिसीव, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, पीजीबी और सैलरी भी। उसकी वाइफ की सैलरी की क्लबिंग हो रही है ना, 4 है ज्यादा। application for total for assessment year 25-26 as per section 1152A। सबसे पहले इनकम अंदर है, as per provisions of income tax act, salary received from spouse can be taxable in the hands of other spouse
The South do not have टेक्निकल क्वालिफिकेशन। बहुत अच्छा पॉइंट था। जैसे लोग कहते हैं ना कि शेफ ने इतना अच्छा खाना बनाया है, वैसे एग्जाम में इतना अच्छा क्वेश्चन बनाया है ना, दिमाग एनर्जी लगाई है क्वेश्चन बनाने में, एक क्लबिंग लगेगा या क्या होगा। सैलरी की इनकम कितनी आ गई? 3 लाख। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 75 और इनकम अंडर द हेड सैलरी 2,25,000। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा कंप्लीट। उसके बाद इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे। उन्होंने 2 ही हिस्से बताएंगे। एक हिस्सा उसने रेंट पे दे रखा है, एक हिस्से में वो खुद भी रह रहा है और ऑफिस भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो उसने रेंट पे दे रखा है उसको तो पूरा टैक्सेबल ही बनाना है, उसकी तो सारी चीजें अलग से डील हो जाएंगी लेट आउट हाउस की तरह। जो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड हिस्सा है उसमें ओल्ड स्कीम में कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ अलाउड नहीं, उसकी वैल्यू सीधा क्या आ जाएगी? नहीं। जो उसका बिजनेस के लिए यूज हो रहा है उसकी डीलिंग कहाँ पर होगी? पीजीबी। जो उसका म्यूनिसिपल टैक्स है जो कि ऑफिस पर्पस के लिए यूज हुआ है उतना पोर्शन अलाउड हो। जो ऑफिस पर्पस के लिए यूज हुआ है उतने लोन का इंटरेस्ट भी पीजीबीपी में क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम लिखेंगे पार्ट 1 लेटर। ये कितना पोर्शन है? 50%। पार्ट 1 या फ्लोर 1 जो भी हमने लिखा हुआ है, सेम वैल्यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी जीएवी। जीएवी क्या होती है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखा था, बट इस केस में इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें ये रूल अप्लाई करना। जो भी रूल अप्लाई करना है वो हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे म्युनिसिपल रेंट है 360, फेयर रेंट है 420, तो हायर वैल्यू क्या आ गई? 420। स्टैंडर्ड रेंट है 4 लाख, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना रह गया? 4 लाख, पर सिर्फ 50% एरिया है। तो स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअली कितना आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया हमारे पास? 2 लाख। एक्चुअल रेंट हमें यहाँ पे गिवन था एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 फॉर द एंटायर ईयर। तो एक्चुअल रेंट कितना बन गया? 2,40,000। तो फाइनली जीएवी कितनी हो गई जी हमारे पास? माइनस प्रिंसिपल टैक्सेस। देखो एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझो। फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया नवंबर 23 में, उसमें बड़ा कुछ पूछ लिया था हमसे, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम प्रेजम्पटिव, बट ऊपर ऊपर से ही पॉइंट्स टच हो रहे। उसमें तुम्हें लेंथ से डराया जा रहा है कि तुम्हें बहुत सारा काम करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछी है, बट कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पॉइंट्स आस्क्ड। सैलरी वाले पॉइंट में बहुत दिमाग लगना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में भी हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी हेड है, बट कोई ना कोई बच्चों से गलती हो जाती है, कई बार हम हाफ करना भूल जाते हैं। उसके बाद 25% हिस्सा कहीं और डील होगा, 50% कहीं और ही होगा डील होगा। तो कम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से करना है क्वेश्चन। म्यूनिसिपल टैक्स उन्होंने हमें बोला कि 10,000 का म्यूनिसिपल टैक्स है पूरे घर का। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स और उसने पे कर रखा, पेड, तो अलाउड हो जाएगा। पेड है क्योंकि कितना माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे?
तो एनएवी आ गई हमारे पास 2,35,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस इसमें इंटरेस्ट भी गिवन है। जब भी इंटरेस्ट आए सिंपल बात, न्यू स्कीम में तो बिल्कुल ही सिंपल बात, सेल्फ ऑक्यूपाइड में अलाउड ही नहीं, लेट आउट में सारा ही अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो अलाउड ही नहीं है न्यू स्कीम में, एंड लेट आउट में कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, जितना मैं करूंगी उतना अलाउड है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि 50% हिस्सा है ना, मतलब 2 यूनिट है, एक में तो मतलब 50 का 20 का हो गया था, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक को। तो 10,000 पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स, 50 इसमें से 5,000 म्युनिसिपल टैक्स तो एक ही है ना, कौन सा बोल रहे थे म्युनिसिपल टैक्स? सेकंड पॉइंट रीड करो, 2 यूनिट्स है, 1 यूनिट उसने रेंट पे दे रखा है, 1 यूनिट वो खुद यूज कर रहा है। जो वो खुद यूज कर रहा है उसका 50% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 50% ऑफिस के लिए। हाँ टोटल का ही वो पीजीबीपी में अलाउड, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं अलाउड होगा ना। 25% हिस्सा जो उसका सेल्फ, ये पूरा घर, ये इसमें ये खुद रह रहा है, इसमें ये बिजनेस कर रहा है, और ये इसने रेंट पे दिया। जो रेंट पे दिया हुआ है 5,000 हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड हो गया, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका कुछ भी नहीं कर सकते, जो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है वो पीजीबीपी में अलाउड होगा, वो बिजनेस का खर्चा बना। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखो आगे, कहते हैं इंटरेस्ट ऊपर जो हमने लिखा हुआ है वो सारा इंटरेस्ट किस चीज के लिए है? कैपिटल बोरोड फ्रॉम बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। और इंटरेस्ट कब पे किया है? आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 5 ईयर। तो क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड को कोई फर्क पड़ता है इंटरेस्ट की पेमेंट डेट से? हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो इंटरेस्ट की बहुत ही वाइड डेफिनेशन है, हमेशा ही अलाउ कर देते थे ड्यू बेसिस पे। इनफैक्ट अगर फ्रेंड से लोन लिया हो तब भी अलाउड था, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उससे लिया हो तब भी अलाउड था। तो इंटरेस्ट टोटल पे कितना किया है? 80,000। इसमें से हाउस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डील कर रहे हैं 50%, तो इंटरेस्ट भी कितना करेंगे? जहां ही लगा दी वन, ये हो गया इनकम अंडर द हेड हाउस। ठीक है, नेक्स्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, सॉरी पीजीबी। tells information about gross receipts by account page is not given. Income under the head PGBP is computed as per normal provisions. Otherwise, income is equal to gross receipts का 50%। तो हमने बोल दिया कि हमारे दिमाग में आया था कि 44 ADA के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करें, बट हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच से चलेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उन्होंने क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया, उसमें नेट प्रॉफिट कितना बताया 36,97,500। अब हम एक एक एक्सपेंस को देखते हैं। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन अलाउड है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, रेट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएंगे, या आगे सब कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ ही करते हैं। ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोफेशनल फीस, डेप्रिसिएशन हम पक्का डिसअलाउ कर देते हैं, हमें डिटेल में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे सबसे पहले, पूरा नोट लिखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में भी। वैसे डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,20,000। इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट माइनस कर दे, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी माइनस कर दे, और रेंट भी माइनस कर दे। अदर हेड्स की इनकम हम लोग माइनस कर देंगे, 25,000, 99,500 एंड 2,40,000। एक इंटरेस्ट की इनकम है। और टैक्स की कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, लॉटरी जीतती है तो कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन 115 बीबी के अकॉर्डिंग करेंगे 30%। इसमें से बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती, पर रिबेट मिल जाता है, ठीक है। और हमेशा हाउस प्रॉपर्टी का जो आपने रेंट यहाँ पे लिखा 240, और हमने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनाई थी, तो कंपेयर जरूर करेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे लिखा हो कि रेंट था 25,000 पर मंथ, तो 25,000 के अकॉर्डिंग पूरा मिलना कितना चाहिए था 3 लाख, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ रहा है 240। इसका मतलब कि 60,000 शायद एनुअलाइज्ड रेंट है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ड्यू बेसिस पे टैक्स ले लेते हैं। बट अगर रिवर्स होता, मान लो यहाँ पे टैक्स बनता था इनकम 240, बट यहाँ पे लिखा होता 2 लाख, सॉरी 3 लाख, एडवांस में रेंट मिल गया, तो हम साथ के साथ टैक्स ले लेते। तो वैसे तो 99% ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमने ये अमाउंट कंपेयर जरूर कर। अदर हेड्स की इनकम माइनस कर दी। उसके बाद सैलरी का एक्सपेंस हम पहले से ही अलाउ कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्लबिंग कर दी है। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हमने सारे एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करके उसे एडजस्ट कर दिया, कोई रोल नहीं है उसका। रेट्स एंड टैक्सेस में 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स है पूरे घर का, तो म्युनिसिपल टैक्स डिसअलाउ। पर्सनल एक्सपेंस है, कितना डिसअलाउ करूं 7,500 डिसअलाउ करें, 2,500, तो उसका पोर्शन बिजनेस में यूज होगा। समझ आया ना। आगे देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कैपिटल, तो जो ऊपर इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमने लिखा है 80,000, वो इंटरेस्ट भी कितना डिसअलाउ कर देंगे। घर का इंटरेस्ट उसने पे किया है 80,000, अलाउ करना चाहिए डिसअलाउ, कितना डिसअलाउ, अगर म्युनिसिपल टैक्स 75% डिसअलाउ है, तो सेम लॉजिक से ही इंटरेस्ट भी 75% डिसअलाउ होगा। ठीक है कैलकुलेशन। नेक्स्ट कहते हैं बेस्ड ऑन रेंट रिसीव्ड, उसने क्या कर रखा है पीएनएल में डेबिट कर रखा है 2,40,000 का नोशनल रेंट, अलाउ करें या डिसअलाउ करें। पढ़ो 5th पॉइंट ध्यान से सब लोग। नोशनल रेंट अलाउ करें या डिसअलाउ करें, किस बेसिस पे, सेक्शन 37 के बेसिस पे नोशनल रेंट डिसअलाउ होगा। सेक्शन नंबर 37, 2,40,000। उसके बाद इंश्योरेंस है 72,000 का, मेडिकल इंश्योरेंस इग्नोर करेंगे। अच्छा, पीएनएल में डेबिट कर रखा है 72,000, तो पर्सनल एक्सपेंस है इसलिए ऐड बैक करेंगे, और डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिले, ये भी इंश्योरेंस भी सेक्शन 37 की वजह से डिसअलाउ हो गया। फिर expenses for professional paid includes 1 lakh paid to Mr. Ronak, an Indian resident, on which no tax was deducted. TDS deduct नहीं हुआ, तो कितना अमाउंट
40 ए 30% डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 80 ई के बारे में कोई रोल नहीं है इसका भी, बताओ कितना। 30 lakhs. ठीक है, हाँ वर्किंग नोट बनाते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने कैसे मिस कर दिया, सॉरी। एक पॉइंट डेप्रिसिएशन का ब्लॉक बनाते हैं। कहते हैं पहले सिर्फ उसके पास एक ही ब्लॉक था कंप्यूटर्स का, जिसमें कितनी वैल्यू आ रही है। Only on 2nd April, when new laptops for 160 printer and scanner were purchased, he charged 60% depreciation on the entire cost of 2 lakh and debited the amount to income and expenditure account. तो उसने 2 लाख जो चार्ज किया डेप्रिसिएशन का, वो तो हमने ऐड डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स अभी भी चार्ज किए 120, लेकिन मुझे डेट ध्यान से देखने दो। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें 24 25 के। There was only one block containing computers which came into existence only on 2nd April 24। तो इसका मतलब कि ब्लॉक क्रिएट ही कब हुआ है, इस साल क्रिएट। तो अगर इस साल ब्लॉक क्रिएट हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमने 2 लाख का 60% 120 पीएनएल में डेबिट कर रखा है, वहां पीएनएल में 120 डेबिट कर रखा है और हमने वो ऐड भी कर दिया। पर एक्चुअली अगर 2nd अप्रैल को एसेट परचेज किया, फुल ईयर की डेप्रिसिएशन अलाउड है, कितने परसेंट पे कैलकुलेट होनी चाहिए थी, दोनों आइटम्स पर ही 40%। तो 2 लाख का 40% डेप्रिसिएशन अलाउ कितनी करेंगे उसे, 80,000। तो डेप्रिसिएशन हमने अलाउ कर दी, प्रॉपर इसका वर्किंग नोट बनाएंगे 80,000 की। उसके बेसिस पे हमारे पास फाइनल पीजीपी की इनकम क्या आ गई, अब लास्ट में बची इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में क्या कुछ आएगा, एक तो इनकम आएगी इंटरेस्ट की इनकम 25,000, लॉटरी की इनकम कितनी लिखोगे, कैजुअल इनकम में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, कैजुअल इनकम में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। तो हम लोग कितनी इनकम लिखेंगे, 1 लाख रुपीज। जब हमने पीजीबीपी में अदर हेड्स की इनकम माइनस की, हमने 99,500 माइनस की, क्योंकि उसने क्रेडिट ही 99,500 की हुई थी, बट उन्होंने बोला कि ये नेट इनकम है, रियल में उसे लॉटरी कितनी की जीती है, 1 लाख की, तो हम इनकम भी कितनी बनाएंगे, 1 लाख। तो अदर सोर्सेज की इनकम आ गई हमारे पास 1,25,000। अब मुझे बता दो भाई टोटल इनकम कितनी, कोई लॉस तो है ही नहीं, तो सेट ऑफ चैप्टर बस नहीं अप्लाई हुआ, बाकी सारे दुनिया के चैप्टर्स अप्लाई हो गए। 40 लाख, सॉरी चलो इससे शुक्र है सर चार्ज नहीं अप्लाई हो रहा है ना, 50 लाख क्रॉस कर जाता तो सर चार्ज भी लगता। अब टैक्स की कैलकुलेशन 1 लाख को अलग निकाल दो, देखो टैक्स कैसे निकालना है। 115 बीबी की इनकम के ऊपर तो टैक्स कितना आ जाएगा, 1 लाख का 30%, 30,000। पहले 15 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा, 1,40,000। तो 40 लाख 32,000 में से 16 लाख माइनस कर दो, 16 लाख माइनस करके 30% करोगे, फिर ये दोनों अमाउंट्स ऐड करोगे, फिर 4% ऐड करोगे, फिर मुझे आंसर। इक्वली एक्साइटेड थे, आराम से मैच कर जाते हैं।
क्या हुआ? हमारा आंसर 40,32,000 है सिर्फ। एक बार आंसर मैच कर ले, शायद तो डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल। सैलरी में हमारा अमाउंट बिल्कुल सेम आ रहा है 225। हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट पोर्शन सेम आ रहा है हमारा 1 to 4। एक लेकिन अभी देखते हैं, ये हमारा सेम आ रहा है 1 to 4 500। उसके बाद पीजीबीपी में म्युनिसिपल टैक्सेस का ट्रीटमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड का ट्रीटमेंट हो गया। तो सॉरी मैं भूल गई, बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, पहले एडजस्टमेंट के टाइम तो हमने सेम डिस्कस किया था पर मैंने ट्रीटमेंट गलत कर दिया जल्दी जल्दी में। इंटरेस्ट जो है 43B में डिसअलाउ हो गया, इंटरेस्ट 75% ही डिसअलाउ होगा, 100% ही डिसअलाउ होगा। तो यहाँ पे 20,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा होगा। 240 इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोफेशनल फीस जो मिस्टर रौनक को पे की है 30%, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स बिल्कुल बाकी सारा कुछ बिल्कुल सेम है। तो हमारा 20,000 का आई थिंक इनके साथ आंसर का डिफरेंस होगा। अदर सोर्सेज में सब कुछ सेम है। दैट्स क्लियर है जी। अब बीच में संडे भी आ गया, कल बताओ टेस्ट किस टाइम में? 4 o'clock। अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दो एंड ट्यूसडे तक सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? और सब लोग करके आएंगे, सिर्फ ये नहीं कि मैम ने बोल दिया तो ठीक है, सब लोगों ने सॉल्व करके आना। बाय, टेक केयर। कई क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं बीच में, और दिन में संडे मंडे 2 दिन आ गए इस बार। 30 तक कराओ, ठीक है 30 तक करके आओ, कोई बात नहीं। अब 30 तक सब लोग जरूर करके आओ, इंक्लूडिंग पुराना बैकलॉग।